गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ विजय कुमार और हम पहली बार क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट को वीडियो के माध्यम से कुछ नया चीज़ देना चाहता हूं और प्रत्येक चैप्टर का सीरीज वाइज हम यहाँ पर बोर्ड से भी बताएंगे और इसके प्रति डॉक्यूमेंट्स भी डालेंगे। तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को सबसे पहले जानना है बहुत ही इजी वे में कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे। यहाँ पर दिया गया है कि द चेंज ऑफ वन मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ देखना है कि केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन के द्वारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को हम बगल में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से जब कंबाइन करता है तो ये वाटर बनता है और वाटर क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो फिजिकल स्टेट के रूप में हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है तो उसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है तो हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दोनों जब आपस में कंबाइन करता है तो ये वाटर बनता है और वाटर का फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड, तो एल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल है ये इनवर्स में था और इसी को हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स में कर दिया, एटॉम्स में कर दिया। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। यहाँ पर H2 जो है सो जी के रूप में है, गैस के रूप में है, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में है तो जी लगा दिए, वाटर लिक्विड के रूप में है तो एल कर दिए और यहाँ पर बैलेंस कर दिए। यहाँ पर H2 था तो यहाँ पर भी H2 था, यहाँ पर O2 है लेकिन यहाँ पर O था, तो ये दोनों बैलेंस नहीं था। बैलेंस नहीं होने के कारण हमने क्या किया कि इसके आगे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये तीर के निशान से है ना, ये तीर के निशान से जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट क्या होता है कि आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शंस हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पर 1 था, तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो प्रोडक्ट के पीछे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट के आगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, तो आगे हमने 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और ये ऑक्सीजन 2 पहले से था तो दोनों तरफ ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात था तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 × 2 4, जबकि हाइड्रोजन यहाँ था 2। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इस हाइड्रोजन के पहले 2 लगा दिया। अब ये 2 × 2 4 हो गया। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है सो पूरी तरह से बैलेंस है। जब भी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ जो है उसको बैलेंस करके लिखना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन में जो तीर का निशान जो है, ये तीर का निशान डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताता है। तो तीर के निशान का जो टेल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि द सब्सटेंस इन विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है हम उसको कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन किया है, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया है, इसलिए दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है और वो सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस होता है या रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स होता है इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल भिन्न होता है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर है दूसरा दिए हैं कि यहाँ मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ, यानी मैग्नीशियम के फीते को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको बर्न कराते हैं तो बर्न कराने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होता है ये दोनों को रिएक्टेंट कहा जाता है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड में रहता है तो उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो गैस के रूप में रहता है, हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये MgO ये भी क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये अस होता है जलने के बाद। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। इसको भी हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन O2 था और यहाँ पर O था
तो हम तो राइट साइड में लिख नहीं सकते। प्रीफिक्स, हम किसी भी कंपाउंड प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड होता है बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा दिए तो ये ऑक्सीजन जो है सो दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया और मैग्नीशियम यहाँ 1 था, तो इस मैग्नीशियम के पहले भी हमने 2 लगा दिया, तो अब ये पूरी तरह से इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये तो केमिकल इक्वेशन हो गया। अब होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब भी हम लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो होता है उस सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि ये फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिर फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कोई लिक्विड में होता है, कोई सब्सटेंस लिक्विड में होता है तो हम उसके बगल में L लिख देते हैं। और अगर कोई प्रेसिपिटेट होता है हम उसके बगल में PPT कर देते हैं। और उस कंपाउंड या सब्सटेंस के बगल में हम एरो का निशान डाउन की ओर लगा देते हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में है। इसके बाद होता है क्या कि अगर गैस है तो गैस में क्या लिखते हैं, गैस में हम G भी लिखते हैं और बगल में अगर G नहीं लिख करके तो हम तीर का निशान अगर लगा देते हैं ऊपर की ओर, तो इससे ये पता लग जाता है कि ये गैस फॉर्म में होता है। तो और एक क्या होता है कि अगर किसी सॉलिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस, तो हम उस कंपाउंड के बगल में, उस सब्सटेंस के बगल में AQ लिख देते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है सो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो सॉलिड सब्सटेंस है बट वो वाटर में डिजोल्व है, इसलिए हम लोग उसके बगल में क्या लगा देते हैं, एक्वस लगा देते हैं। अब क्या देखना है, आगे क्या है कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या है। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या है, तो केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये बार बार एग्जाम में आता है। CBSE 10 बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है कि कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब गैस फॉर्म करता है तो उसको कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ए गैस इज इवॉल्व। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, ये तुम्हारा जिंक है, जिंक सॉलिड स्टेट में रहता है इसलिए इसके बगल में S कर दिया गया है और इसको रिएक्ट करा दिए हैं H2SO4 से। एक्वस का मतलब होता है ये डाइल्यूट, इसमें वाटर मिक्स होता है और जब भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है तो डाइल्यूट ही भाग लेता है। तो यहाँ पर हो गया ये एसिड, यहाँ पर जिंक जो हो गया सो मेटल है और यहाँ पर है H2SO4, ये तुम्हारा एसिड है। जब हम एसिड में जब जस्ते को डालते हैं, जस्ते के टुकड़े को डालते हैं तो ये क्या होता है, चूंकि यहाँ जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है और इस कारण जिंक क्या करता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और वहाँ पर जिंक सल्फेट बना देता है और फिर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, गैस के रूप में ये बाहर निकल जाता है। फिर इसको बैलेंस कर दिया जाता है, ये बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस ही रहता है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर फेरस सल्फाइड है, ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है। इसको भी हमने क्या किया, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी एसिड है और इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं। और ये भी डाइल्यूट होता है, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बल्कि ये डाइल्यूट रहता है। और जब यहाँ पर भी क्या होता है कि आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यही कारण है कि आयरन क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसका स्थान खुद लेकर के फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होता है। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, साल्ट भी बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व करता है, रिलीज होता है। दूसरा कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर तुम्हारा एक इक्वेशन के माध्यम से तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है और पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है। ये दोनों रिएक्टेंट कहलाता है।
और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट होता है, यानी दोनों जब ये फॉर्म करता है सॉलिड के रूप में और ये रहता है एक्वा सॉल्यूशन के रूप में जिसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और इसके ऊपर में ये सॉलिड सब्सटेंस के रूप में रहता है जिसको कि हम फिल्ट्रेट करके इसको अलग कर लेते हैं और इसका कलर होता है येलो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। दूसरा इसमें एक इक्वेशन दिया है एग्जांपल में कि यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड भी यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं कॉपर सल्फेट से, और ये भी कॉपर सल्फेट जो है ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है। दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट में जिसका नाम है बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट के रूप में रहता है, और प्रेसिपिटेट के रूप में रहता है तो उसके बगल में हम तीर का निशान नीचे की ओर दर्शा देते हैं, तो इसे भी पता चल जाता है कि ये बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में है, और इसका कलर जो है जब हम चेक करेंगे तो इसका कलर व्हाइट आता है। और दूसरा इसमें प्रोडक्ट बन जाता है कॉपर क्लोराइड, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में नीचे रह जाता है और ये प्रेसिपिटेट के रूप में इस एक्वा सॉल्यूशन के ऊपर रहता है, जिसे हम फिल्ट्रेट करके इसको अलग कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया दूसरा। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है चेंज इन कलर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि ये लेड नाइट्रेट है सॉलिड, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है और इसका कलर जो होता है सो कलरलेस होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है, लेड ऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड जो है इसका कलर येलो रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो ये गैस के रूप में रहता है इसका गैस जो होता है यहाँ पर लिख दिए हैं ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में निकलता है, और ऑक्सीजन जो गैस है। फिर तुम्हारा जो चौथा कैरेक्टर जो है उसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान में रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर होता है और प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान में हीट जो होता है वो रिलीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विकलाइम कहते हैं, ये सॉलिड स्टेट के रूप में रहता है और इसे हम क्या करते हैं वाटर में इसको डालते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ हीट जो होता है चेंज कर जाता है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है और इसी हीट रिलीज होने के कारण इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर बन जाता है प्रोडक्ट के रूप में तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं और इसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। अगला जो तुम्हारा कैरेक्टर है और ये लास्ट कैरेक्टर है चेंज इन स्टेट। कहता है केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन स्टेट ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अनदर स्टेट। कहता है कि रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस होता है और जो इसका स्टेट होता है रिएक्शन के बाद क्या होता है कि उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक लेते हैं उदाहरण के रूप में कैंडिल, जिसको कहते हैं वैक्स, ये सॉलिड स्टेट के रूप में रहता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये मेल्ट में कन्वर्ट कर जाता है, फिर इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद ये मेल्ट कैंडल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।